देखो, हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर अर्थशास्त्र की मूल बातें की। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा चलेगा अर्थशास्त्र की मूल बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स शब्द की। तो इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक शब्द आइकोनोमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मैनेज ए हाउस, यानी गृह प्रबंधन। और घर के प्रबंधन, घर के मैनेजमेंट के लिए हमें संसाधन चाहिए, और प्रकृति ने हमें संसाधन सीमित ही दिया है, लेकिन मानव की इच्छाएं क्या है, असीमित है, वो खत्म होने वाली ही नहीं है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी, और इसी वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में ही पहली बार अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई। इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म लेवल पर, यानी इंडिविजुअल, एकल व्यक्ति, एक परिवार, एक कंपनी। अब मैक्रो का मतलब होता है बड़े स्तर पर। तो इसी से दोनों में अंतर स्पष्ट हो पा रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करेंगे, यानी एक व्यक्ति की या एक संस्था की या एक कंपनी का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे केजीएस कंपनी का अध्ययन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अडानी कंपनी का अध्ययन करेंगे तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ गया। लेकिन यदि हम समग्र और संपूर्ण रूप से यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे भारत की सभी कंपनियों का अध्ययन करना है तो इसमें सभी की सभी कंपनी आ गई। ठीक है, इसी प्रकार हम बोलेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का हमें अध्ययन करना है तो भारत में जितनी भी भारत के बारे में जितना भी चीज़ है तो ये सब का सब समग्र रूप से आ गया, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग संपूर्ण रूप से पढ़ते हैं। और बात ये है कि हमें किसी एक एक कंपनी को का अलग अलग अध्ययन नहीं करना है, बल्कि समग्र रूप से अध्ययन करना है, यानी हमें संपूर्ण रूप से पढ़ना है। यानी हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ना कि माइक्रो। ठीक है, और भी कुछ अंतर है थोड़ा बहुत। अगला अंतर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है मूल्य सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि किसी वस्तु के जो मूल्य का निर्धारण होता है वो प्रति व्यक्ति की ज़रूरत, आमदनी और उसके लेने के हैसियत के द्वारा तय होता है। कि मैंने जो है लेने के हैसियत के द्वारा तय होता है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो है आय एवं रोजगार का सृजन करता है। ठीक, क्योंकि ये समग्र रूप से है तो ये आय और रोजगार का सृजन कर रहा है। इसके अलावा अगला, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक को जे.एम. किन्स कहा जाता है। जे.एम. किन्स कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, जब भी इंडिविजुअल की बात होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही, यानी इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई की बात हो, यानी व्यक्तिगत मांग और आपूर्ति की बात हो तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि समग्र यानी संपूर्ण डिमांड और सप्लाई की बात हो तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स होगा, तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो एक शब्द किसने दिया। तो माइक्रो और मैक्रो शब्द जो नॉर्वे अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिस ने 1933 ईस्वी में दिया। अब चलते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो प्राकृतिक संसाधन पर जो भी आधारित क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधन पर जो भी आधारित क्षेत्र है, अर्थात जो चीज़ें सीधे तौर पर हमें प्रकृति ने दिया है। ठीक है, यानी जो प्रकृति से हमें जो चीज़ डायरेक्ट मिला है वो सब के सब आ जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कृषि प्रकृति से हमें मिलती है, पशुपालन प्रकृति से, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, डेयरी, खनन,
जिसको कोयला वगैरह कहते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब प्रकृति प्रदत्त हैं, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र हो गए, क्योंकि ये सब के सब प्रकृति के देन हैं। और इसमें जो रोजगार करने वाले लोग होते हैं उसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, क्योंकि ये रिस्की होता है, मौसम बदल गया, मौसम के कारण नुकसान हो गया, ठीक है, तो इसलिए इसको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में कौन आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र से जो भी मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से सपोज गेहूँ मिला, ठीक है, तो गेहूँ से जो भी अन्य चीज़ें जहाँ पे बनेगी, तो गेहूँ से बिस्कुट बनता है, तो बिस्कुट का जो फैक्ट्री है वो द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। यानी प्राथमिक क्षेत्र से मिलने वाली चीज़ों से जिस सेक्टर में दूसरी अन्य चीज़ों का निर्माण होता है, वही सेक्टर जो है, वही क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि सभी के सभी प्रकार के उद्योग धंधे यानी इंडस्ट्री, और यही वजह है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे चीनी मिल, कपड़ा मिल, ठीक है, ये सब के सब द्वितीयक क्षेत्र हो गए। और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। अगला है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार की सेवाएं आती हैं, सभी प्रकार की सेवाएं आती है। यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वो लोग आएंगे जो किसी न किसी प्रकार का सेवा का काम कर रहे हैं, यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत लोग आते हैं। और जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आया, वस्तु आया। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो किसी न किसी प्रकार का क्या कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। यही वजह है तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, दूरसंचार, नौकरी, इन सब में जो काम करने वाले लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार का सेवा कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये सब के सब किस क्षेत्र में आ जाएंगे, तृतीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। और तृतीयक क्षेत्र वाले लोग क्या करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करते हैं। और इसमें जो रोजगार करने वाले लोग हैं उसको व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। तो अब देखो नोट क्या इंपॉर्टेंट हमने सीखा कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आ गया, केवल और केवल वस्तु आ गया। प्राथमिक के अंतर्गत वही वस्तुएं आई जो प्रकृति से सीधे हमें प्राप्त होता है, द्वितीयक के अंतर्गत वही वस्तुएं आई जो प्राथमिक से बनी वस्तु, प्राथमिक से जो प्राप्त हुआ वस्तु, उस वस्तु से बनी वस्तु द्वितीयक के अंतर्गत आ गया। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी लोग आते हैं वो किसी न किसी प्रकार का क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आगे वर्तमान के अर्थशास्त्री ने जो है तृतीयक क्षेत्र को अगेन दो भागों में बांट दिया, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ये तृतीयक क्षेत्र को ही बांटा गया है। इसका मतलब है कि चतुर्थ क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र से ही संबंधित होगा, पंचम क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र से ही संबंधित होगा। यानी चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र में वैसे लोग आएंगे जो किसी न किसी प्रकार का सेवा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि चतुर्थ क्षेत्र में कौन लोग आते हैं। तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो किसी न किसी प्रकार का नवाचार का काम कर रहे हैं, इनोवेशन का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। इसलिए जो है चतुर्थ क्षेत्र को जो है नॉलेज यानी ज्ञान का सेक्टर कहा जाता है, नॉलेज यानी ज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे वैज्ञानिक कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करने का प्रयास करते हैं, डॉक्टर कुछ ना कुछ नया जो है बीमारी आ रहा है तो उसका इलाज करने का प्रयास करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन लोगों के प्रयास से हम लोगों का जीवन क्या हो पा रहा है, सफल हो पा रहा है। इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे कार्यालय भवन, जितने भी ऑफिस हैं, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कक्षा, ठीक है, अस्पताल, थिएटर, लेखांकन, इन सब में जो काम करने वाले लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार का इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक ला रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं नया, ठीक है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं वो सब के सब चतुर्थ क्षेत्र वाले लोग कहलाते हैं। अगला है पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र की बात करें तो पंचम क्षेत्र में वो लोग आते हैं जिनका निर्णय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, यानी जिनके निर्णय से जो है कई लोगों का जीवन प्रभावित होता है, दो चार लोगों का नहीं बल्कि पूरे समाज का जीवन प्रभावित होता है। जैसे सभी के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आईएएस, जज, इन सब के एक निर्णय से पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं उसको कहा जाता है गोल्ड कॉलर जॉब, गोल्ड कॉलर जॉब। और इसके अंतर्गत जो है वो लोग भी आते हैं जो मान के चलो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री फैक्ट्री चला रहे हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में
एकदम शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनका भी निर्णय जो है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करता है, तो वो लोग भी जो है हमारा पंचम क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि मान के चलो पीडब्ल्यू का जो है अलख पांडे हो गया, उनका निर्णय कई लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करेगा। इसके अलावा देखो उद्योग धंधा में तुम देख लो, अडानी देख लो, अंबानी देख लो, उनका भी निर्णय कई लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करता है, तो वो सब के सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार की। तो अर्थव्यवस्था को जो है कई आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है विकास का आधार। विकास के आधार पर बांटा गया है 3 प्रकार में: विकासशील देश, विकसित देश और अल्प विकसित देश। संसाधन पर स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, संसाधन पर यानी जो संसाधन है उस पर किस स्वामित्व के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और विदेशों के साथ कैसा संबंध है उस आधार पर बांटा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में: खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं विकसित देश। विकसित देश, विकसित देश किसको कहेंगे? तो विकसित देश ऐसे देश को कहा जाएगा जहां पर विकास की प्रक्रिया पूरी हो गई है, यानी उसे जितना विकास करना था ना वो विकास कर चुका है, यानी वो अपने विकास के चरम पर है और उन्होंने अपने संसाधनों का क्या किया है, समुचित ढंग से उपयोग किया है। ठीक है, वहाँ के लोगों का जो होगा जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा, उस देश का जीडीपी हाई होगा। कैसे पहचानेंगे? प्रति व्यक्ति का आय भी वहाँ का लोगों का क्या होगा, उच्च होगा। जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान, ये सब के सब विकसित देश हैं। अगला है विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री की पहचान क्या है? तो डेवलपिंग कंट्री की पहचान ये है कि वैसा देश जहाँ भी विकास की प्रक्रिया चल ही रही है, यानी अभी भी विकास होना क्या है, बाकी है, विकास अभी भी होना बाकी है। यानी वहाँ पे क्या है, औद्योगिकीकरण की दर की क्या, औद्योगिकीकरण की दर क्या होगी, धीमी होगी, क्योंकि पूरी तरह से जो है विकास नहीं कर पाया है, तो वहाँ पे औद्योगिकीकरण की दर क्या होगी, धीमी होगी। जबकि विकसित देश में जो है औद्योगिकीकरण की दर क्या होगी, प्रभावी होगी, यानी अपने उच्चतम स्थिति में होगी। विकासशील देश के जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कम होती है। विकासशील देश को देखना है तो भारत को देख लो, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ का लो जीडीपी है, यहाँ के प्रति व्यक्ति आय क्या है, बहुत कम है, यहाँ का जो जीवन स्तर है क्या है, निम्न है, यहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो ये सब विकासशील देश के क्या है, लक्षण है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया भारत, चीन, पाकिस्तान इत्यादि। अब बात करते हैं अल्प विकसित देश, अंडर डेवलप्ड, यानी कि ना के बराबर विकास हुआ है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, वो सारा पिछड़ा हुआ देश आ जाएगा। ठीक है, जो मुख्य रूप से अभी भी किस पर आश्रित है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, कृषि पे या प्रकृति से जो मिला है उन्हीं चीज़ों पर आश्रित है, और वहाँ पे उद्योग धंधा जो है न के बराबर है। तो वो सब के सब कैसे देश होंगे, अल्प विकसित देश होंगे। तो अल्प विकसित देश होगा, जनसंख्या तो बढ़ रहा है उस हिसाब से, तो वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा होगी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी, यानी इतना गरीबी बेरोजगारी होगा कि 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं हो पाएगा। इसके अंतर्गत जो आ जाता है खास करके अफ्रीकी देश जैसे युगांडा, सोमालिया, ठीक है, और एक अफगानिस्तान। चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार का होता है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो किसको कहेंगे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है शक्ति जो होती है किसके हाथों में होती है, पूंजीपतियों के हाथों में होती है, पूंजीपतियों के हाथों में होती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है। और जो पूंजीपति के हाथ में होगा तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, केवल और केवल लाभ कमाना, केवल और केवल लाभ कमाना। भले लोगों का नुकसान हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा फायदा होना चाहिए, ये मेन उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो इस अर्थव्यवस्था में जो वस्तु की कीमतें जो होती हैं किस पर निर्भर करती है, तो वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है, वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। भले ही जो है उससे लोगों का नुकसान ही क्यों ना हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, केवल और केवल लाभ आना चाहिए, भले लोग का नुकसान क्यों ना हो। तो इस अर्थव्यवस्था में जो वस्तु की कीमतें जो डिसाइड होगी वो किस पे डिसाइड होगी,
उस वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर करेगी। ठीक है, यही वजह है कि इस अर्थव्यवस्था को जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, लेसिज फेयरी अर्थव्यवस्था। चूंकि लेसिज फेयरी जो है फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है जिसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो। बात सही है कि चूंकि पूंजीपतियों के हाथ में शक्ति होती है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ना के बराबर हस्तक्षेप होता है। ठीक है, और ये ऐसी अर्थव्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो अमेरिका में, यूके में, जापान में, सिंगापुर में। ठीक है, यहाँ पे हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें जो होती है निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति जो होती है केवल और केवल सरकार के हाथ में होती है। अब जो कि सरकार के हाथ में है तो सरकार क्या चाहेगी? भलाई करना चाहेगी, क्योंकि जनता से ही सरकार है। ठीक है, तो इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की भलाई करना। यानी इस अर्थव्यवस्था में जो है वस्तु के मूल्य का निर्धारण जनता के हित और जरूरत को ध्यान में रखकर तय होता है। यानी जनता खरीद सके, जनता को यदि वो चीज़ ज़रूरत है तो वो खरीद सके, इतना ही कम दाम रखा जाता है, ना कि बाजार के डिमांड और सप्लाई पर। ठीक है, अर्थात इस अर्थव्यवस्था में जो है बाजार के मांग और पूर्ति का नियम नहीं लगता है, बाजार के मांग और पूर्ति का नियम नहीं लगता है, जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लग रहा था। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को जो है गैर बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा इस अर्थव्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कमांड अर्थव्यवस्था, क्योंकि कमांड किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। नियोजित अर्थव्यवस्था, क्योंकि नियोजित ढंग से हो रहा है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी नियंत्रण है सरकार का, यानी कमांड अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और ऐसा अर्थव्यवस्था कहाँ देखने को मिलता है तुमको? क्यूबा में, उत्तरी कोरिया में और वियतनाम में। अगला है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में जो शक्ति होती है प्राइवेट और सरकार दोनों के पास होती है। यानी कुछ शक्तियां प्राइवेट के पास होती है, बाकी सारी शक्तियां सरकार के पास होती है। यानी ज़्यादा शक्तियां जो है सरकार अपने पास रखती है। ठीक है, तो चूंकि दोनों के पास शक्तियां होती है, इसलिए इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो चूंकि प्राइवेट वाला चाहेगा कमाई करना और सरकार वाला चाहेगा भलाई करना, तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है कमाई और भलाई दोनों, कमाई और भलाई दोनों। लेकिन कमाई उतना ही करना है जिससे जनता की भलाई भी होते रहे, जनता के हित का नुकसान ना हो। ठीक है, यानी सामाजिक कल्याण होता रहे। यानी वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण जो है सरकार की देखरेख में ही होता है। यहाँ पर भी भले ही मूल्य जो है प्राइवेट सेक्टर तय करेगी, लेकिन मूल्य का जो निर्धारण जो प्राइवेट सेक्टर तय करेगी, लेकिन वो सरकार के देखरेख में करेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है, भारत, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर के क्या काम कर रही है? देश का भला करती है। और वर्तमान में जितनी भी देश है, क्योंकि यही अर्थव्यवस्था सबसे सटीक है। पूंजीवादी में क्या है कि अपना लाभ देख रहा है, समाजवादी में क्या है कि प्राइवेट कंपनी को नुकसान हो रहा है, सरकार अपने अनुसार चला रहा है, तो प्राइवेट कंपनी तो देश का विकास रुक जाएगा। लेकिन मिश्रित में क्या हो रहा है? देश का विकास भी हो रहा है, प्राइवेट कंपनी आ रही है, देश का विकास भी हो रहा है और लोगों की भलाई भी हो रहा है। तो यही वजह है कि वर्तमान में जितने भी देश हैं सभी के सभी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब देखो विदेशी संबंध के आधार पर, विदेशी संबंध के आधार पर जो है यानी विदेशों से संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक है खुली अर्थव्यवस्था, दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था मतलब हो गया, खुली अर्थव्यवस्था किस देश में देखने को मिलेगा? यानी वैसा देश जो दूसरे देशों के साथ क्या करता हो? वस्तु का आयात निर्यात करता हो। यानी जो देश जो है किसी दूसरे देश के साथ वस्तु का आयात निर्यात करता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत, अमेरिका, चीन, सभी के सभी देश, दुनिया में जितने भी देश हैं सब के सब खुली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। लेकिन कुछ देश ऐसा है ना जो बहुत कम करता है, ना के बराबर करता है, तो उसको बंद में ही मान लिया गया है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि जो किसी अन्य देश के साथ जो है आयात निर्यात नहीं करता है। ऐसा टेक्निकली तौर पर कोई देश संभव नहीं है, लेकिन फिर भी दो देश ऐसे हैं जो ना के बराबर करता है किसी अन्य देश के साथ
आयात निर्यात। तो यही वजह है इन दोनों देशों को जो है बंद अर्थव्यवस्था में के अंतर्गत मान लिया गया है। एक है उत्तरी कोरिया, दूसरा है ब्राज़ील। एक है उत्तरी कोरिया, दूसरा है ब्राज़ील, ठीक है? जबकि वास्तव में यह है नहीं। तो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंद अर्थव्यवस्था का सटीक उदाहरण है, और ऑप्शन के अनुसार मारेंगे। पहला है अमेरिका, दूसरा है नॉर्थ कोरिया, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है संभव नहीं है। तो क्या मारेंगे? संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव है ही नहीं। ऐसा कोई देश है ही नहीं जो किसी दूसरे के साथ जो है थोड़ा बहुत भी जो है आयात निर्यात ना करता हो, सब देश करता है, ठीक है? और जब संभव नहीं रहता तब जा कर के ऑप्शन मारते नॉर्थ कोरिया। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।